हेलो, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 10th स्कूल। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, जो कि तीसरा क्लास होने वाला है। पहला और दूसरा क्लास जो है यूट्यूब पे आप लोग का अपलोड होगा। और वहाँ तक हम लोग जो पढ़े थे 1848 तक के क्रांति पढ़े थे। वहाँ पे हम लोग पढ़े 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इटली का एकीकरण। आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? इटली का एकीकरण। देखिए, इटली का एकीकरण, एकीकरण का अर्थ क्या हो गया? इटली तो एक देश हो गया जो कि यूरोप महादेश में स्थित है। ये एकीकरण क्या हो गया? तो चलिए एकीकरण के बारे में हम लोग समझते हैं। करण का अर्थ होता है, पहले तो इटली था, उसका जितना सारा राज्य था वो अलग अलग बटा हुआ था, विभाजित था। और कहने का मतलब इसके अलग अलग क्षेत्रों पर जो है विदेशी जो देश था, विदेशी का जो है नियंत्रण था। जैसे कि ऑस्ट्रिया का ज्यादा प्रभाव था इसके कुछ क्षेत्रों पे, तो ये था कहीं ना कहीं बिखरा हुआ था। तो इसको चाहिए था कि एकीकरण करना और सभी देशों का जो प्रभाव था इस पे उसको हटा के जो है एक सूत्र में बांटना, यानी कि सभी राज्य को जो है एक सूत्र में बांध के जो है एक जो है इटली बनाना। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट जो बोर्ड पे लिखे हैं। आइए आप लोग जो है बोर्ड पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखे हैं इटली का एकीकरण। तो ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है? इटली का एकीकरण। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक, 19वीं शताब्दी के मध्य तक इटली एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था। कहने का मतलब 19वीं शताब्दी के मध्य तक, 19वीं शताब्दी के बीच तक जो है इटली का एकीकरण नहीं हुआ था। कहने का मतलब स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, बल्कि छोटे छोटे राज्यों और रियासतों में बटा हुआ था। कहने का मतलब यह स्वतंत्र नहीं था, यह छोटे छोटे राज्यों और रियासतों में बटा हुआ था। कहने का मतलब अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, है कि नहीं? अगला हम लोग देखेंगे, इनमें कुछ रियासतों पर, इनमें कुछ पर विदेशी शक्तियों, जैसे आप लोग देखेंगे ऑस्ट्रिया का कब्जा था। इनमें कुछ जो है विदेशी शक्तियां जैसे ऑस्ट्रिया का कब्जा था। वही बात करें हम लोग अगला पॉइंट का, लेकिन 1830 और 1848 की क्रांतियों के बाद, और कहने का मतलब 1830 और 1848 की क्रांति हम लोग पढ़े हैं, उन क्रांतियों के बाद जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है मजबूत हुई। राष्ट्रवाद की भावना क्या हुई? मजबूत हुई। और वही बात करें हम लोग, और लोगों में एकजुट इटली की मांग करने उठने लगे। कहने का मतलब 1830 और 1848 क्रांति से जो है बाकी इधर उधर के देश भी जो है, अगल बगल के देश में भी जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है पनपी, और कहीं ना कहीं इटली तक भी पनपी। और इटली में भी लोगों को लगा नहीं, अब हम जो है अलग अलग राज्यों में बटे हुए, अलग अलग रियासतों में बटे हुए, क्षेत्र में बटे हुए, और विदेशी जो है हम लोग पे जो है क्या कर रहा है? कब्जा कर रहा है, हम लोग पे नियंत्रण कर रहा है। हम लोग भी क्या करेंगे? एकजुट कर जो है अपने देश के लिए जो है लड़ेंगे, और अपना देश का क्या करेंगे? एकीकरण करेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि इटली का एकीकरण जो हुआ था 1871। आप लोग याद रखेंगे इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में जो है पूर्ण हुई। कहने का मतलब इटली का एकीकरण जो है 1871 में पूर्ण हुई। कहने का इटली का राजधानी जो है रोम बनी, और 1871 में जो है इटली का एकीकरण हो गया। चलिए देखते हैं अब अगला पॉइंट हम लोग। चलिए आगे जो हम लोग देखेंगे इटली का एकीकरण। तो देखिए इटली के एकीकरण करने में लोगों का योगदान भी था, जिसमें से हम लोग नाम पढ़ेंगे मेजनी का, काउंट काबूर का और गैरीबाल्टी का। तो देखिए इटली के एकीकरण में योगदान था मेजनी का, काउंट काबूर का, वहीं गैरीबाल्टी का। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेजनी के बारे में। चलिए आप लोग बोर्ड पे ध्यान रखेंगे कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्टी, इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान था। वही बात करें मेजनी के बारे में, तो मेजनी जो थे, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। कहने का मतलब मेजनी जो था साहित्यकार था, साहित्य आप लोग समझते होंगे, साहित्य का लेखक, विचारों का समर्थक, और ये जो थे गणतांत्रिक विचारों का समर्थक थे, यानी गणतंत्र को जो है समझते थे ये, और उनका समर्थक थे, और एक योग्य सेनापति थे, और यह एक योग्य सेनापति थे। वही बात करें हम दूसरा पॉइंट के बारे में, तो इनका उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा इटली का एकीकरण करना था। कहने का मतलब इनका जो उद्देश्य था, इटली प्रायद्वीप से जो है विदेशी हस्तक्षेप जो था, विदेशी जो अपना नियंत्रण बनाए रखना था, उनका हस्तक्षेप समाप्त करके इटली का एकीकरण करना था। इन्हीं उद्देश्यों से जो है इन्होंने सन 1831 में, और इन्होंने जो है राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर इन्होंने गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण की। और राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर इन्होंने गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण की। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कार्बोनारी जो है क्या है, तो आप लोग बताइएगा। गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। वही बात करें तो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेजनी ने सन 1831 में, सन
1831 में यंग इटली, आप लोग याद रखेंगे, यंग इटली की जो स्थापना हुई थी 1831 में हुई थी। और कौन किया था? मेजनी किया था। तो यंग इटली की स्थापना जो है 1831 में मेजनी ने किया अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए। और फिर सन 1834 में यंग यूरोप, सन 1834 में यंग यूरोप की स्थापना भी कौन कर रहे हैं? मेजनी कर रहे हैं अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए। और इनका उद्देश्य क्या था? इटली का एकीकरण करना। तो नामक जो है यंग यूरोप नामक जो है संस्था का स्थापना कर रहे हैं, यंग यूरोप नामक जो है संस्था का स्थापना कर रहे हैं। और देखिए, मेजनी का कहना था यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व जो है युवाओं को हाथ में दे देना चाहिए। ठीक है, क्रांति का नेतृत्व किनके हाथ में दे देना चाहिए? युवाओं के हाथ में देना चाहिए। ये युवा शक्ति में विश्वास करते थे। ये किसमें विश्वास करते थे? युवा शक्ति में। इनका जो है आंदोलन चला, लेकिन जो है ऑस्ट्रिया जो है इनका आंदोलन को जो है कुचल दिया। यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभावों से मुक्त कर अपना एकीकरण करना था, उसका एकीकरण करना था। देखिए, यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य था कि ऑस्ट्रिया का प्रभाव को हटा के इटली का एकीकरण करना था, ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कराकर इसका एकीकरण करना था। वहीं अगला पॉइंट देखें तो मेजनी युवा शक्ति में विश्वास करता था, मेजनी युवा शक्ति में विश्वास करता था तथा उनका मानना था कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो विद्रोह का नेतृत्व युवकों के हाथों में दे दो। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो विद्रोह का नेतृत्व जो है युवाओं के हाथ में दे दो। अगला पॉइंट जानते हैं हम लोग कि ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। ऑस्ट्रिया जो हस्तक्षेप से इटली में जो है जनवादी आंदोलन चल रहा था, लोग सब जो आंदोलन कर रहे थे उसको जो है कुचल दिया गया। और इस प्रकार पुनः हार हुई, और इस प्रकार जो है मेजनी की हार हुई। अब मेजनी जो है इंग्लैंड पलायन कर गए, और मेजनी कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से ही अपनी रचनाओं द्वारा इटली के स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करता रहा। और अगला पॉइंट जानेंगे आप लोग, इटली के एकीकरण में मेजनी को पैगंबर कहा गया। और आप लोग याद रखेंगे इटली के एकीकरण में पैगंबर किसे कहा गया? तो मेजनी को कहा गया। तो ये था मेजनी का योगदान इटली के एकीकरण। तो देखते हैं अगला इटली के एकीकरण में अगला योगदान, अगले व्यक्ति का योगदान देखते हैं। तो देखिए इटली के एकीकरण में जो है विक्टर इमैनुअल, जिनका विक्टर इमैनुअल के बारे में पढ़ने वाले क्या क्या योगदान रहा। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए इटली में सार्डिनिया पिडमोंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल नाम याद रखना, इमैनुअल जो कहाँ का शासक था? जो सार्डिनिया पिडमोंट का जो है नया शासक था, वो राष्ट्रवादी विचारधारा का। वो कैसा था? राष्ट्रवादी विचारधारा का था। इनमें भी जो है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम था, और अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते थे। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। इन्होंने अपने प्रयासों से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रखा, और इन्होंने जो है अपने प्रयासों से जो है जितना प्रयास हो सका उन प्रयासों से जो है इटली का एकीकरण जो है जारी रखा। मेजनी के बाद इन्हीं का नंबर आ रहा है, लेकिन मेजनी के बाद जो है एकदम जारी रख रहे हैं, लेकिन ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मेजनी तो चलिए कि इंग्लैंड पलायन कर गया था, ऑस्ट्रिया जो है इनका जो है विद्रोह कुचल देता था, लेकिन नहीं, इंग्लैंड जाके अपनी रचनाओं के द्वारा जो है मेजनी जो है राष्ट्रवादी भावना को प्रेरित करते हैं। अब जो है ये जारी रखते हैं विक्टर इमैनुअल। अब देखिए इसी उद्देश्य से जो है ये जो है प्रधानमंत्री बनाते हैं काउंट काबुल को। तो प्रधानमंत्री बनाते हैं काउंट काबुल को, यानी कि अपने नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबुल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। काउंट काबुल को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये जो है अच्छे से जो है इटली का एकीकरण करना चाहते थे, इसके लिए जो है उन्होंने प्रधानमंत्री काउंट काबुल को बनाया। किनको बनाया? काउंट काबुल को। चलिए हम लोग पढ़ते हैं काउंट काबुल के बारे में। इटली के एकीकरण में काउंट काबुल का क्या क्या योगदान रहा, इसके बारे में हम जानते हैं, देखते हैं। इटली के एकीकरण में काउंट काबुल की योगदान, तो जैसे कि आपको अभी जस्ट बताया कि काउंट काबुल जो है किसका प्रधानमंत्री था? तो विक्टर इमैनुअल का। और विक्टर इमैनुअल कहाँ का शासक था? तो सार्डिनिया पिडमोंट का शासन। चलिए देखते हैं काउंट काबुल के बारे में। देखिए काउंट काबुल जो है एक सफल कूटनीतिज्ञ कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको बातचीत करने का तरीका हो और अंतरराष्ट्रीय विवादों में अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो है
समझौता करने में एकदम काबिल लोग हो। कहने का मतलब एक बेहतर लोग जो बात करने की कला हो उनमें, है कि नहीं। और मुश्किल से मुश्किल जो है परेशानियों का जो है समाधान चुटकियों में कर दे, उन्हें क्या बोलते हैं, कूटनीतिज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूटनीतिज्ञ। कहने का मतलब कितना भी शक्तिशाली राष्ट्र हो, कितना भी शक्तिशाली राष्ट्र हो, उसको जो है कमजोरी में बदल कर ताकतवर देश को जो है प्राप्त किया जा सकता है कूटनीतिज्ञ से बातचीत करने का तरीका से। यही किए काउंट काबू। काउंट काबू क्या किए, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा जो है ऑस्ट्रिया को मानते थे। किसको मानते थे, ऑस्ट्रिया को, क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो है प्रभाव था इटली पे। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले फ्रांस से मित्रता की। किससे मित्रता की, फ्रांस से मित्रता की। और ये अपने जो है कूटनीतिक का जो है परिचय भी दे रहे हैं, कूटनीतिक का जो है परिचय भी दे रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं कि इटली की जो एकीकरण की समस्या है कि नहीं, इसको जो है पूरा यूरोप की समस्या बना देता है, बना देते हैं अपने कूटनीतिज्ञ से। इससे बना देते हैं अपने कूटनीतिज्ञ से। कहने का मतलब जो है यह साबित किया कि यह एक सफल कूटनीतिज्ञ है। देखिए 1860 से 61 की बात करें तो इसमें जो है इन्होंने सिर्फ जो है रोम को छोड़कर उत्तर और मध्य इटली का जो है रियासतों को जो है आपस में मिला भी लिया था, और इसमें जो है जनमत संग्रह भी कर लिया था, है कि नहीं। तो कहना, चलिए इनके बारे में जो है देखते हैं। काउंट काबू के बारे में तो आप लोग को क्या लिखना है। देखिए इटली के एकीकरण में काउंट काबूल के योगदान, चलिए हम देखते हैं। काउंट काबूल के सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी थे। कहने का मतलब काउंट काबूल एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था, राष्ट्रवादी विचारक थे ये, लेकिन इनके अंदर भी जो है देशभक्ति था कि हम भी जो है इटली का क्या करेंगे, एकीकरण करेंगे, अपने जो है देश के लिए कुछ करेंगे। और कूटनीतिज्ञ बल पर, इस बल पे कूटनीतिज्ञ बल, कूटनीतिज्ञ बल कहने का आप लोग समझिए कि बात करने की एक कला होती है कि नहीं। ये जो है कूटनीतिज्ञ के बल पे जो है इटली का एकीकरण किया। चलिए देखते हैं इनके बारे में। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। वह जो है, यह जो है इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा जो है ऑस्ट्रिया को मानते थे। किसको मानते थे, ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ी बाधा मानते थे। तथा ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस से मित्रता की, तथा ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस से मित्रता की। किससे मित्रता की, फ्रांस से। वही बात करें, इन्होंने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध यूरोप की प्रमुख शक्तियों का समर्थन प्राप्त करके अपनी कूटनीतिज्ञ का परिचय दिया। कहने का मतलब इन्होंने जो है ऑस्ट्रिया के विरुद्ध यूरोप की अन्य शक्तिशाली देश थे, उनका जो है समर्थन प्राप्त कर लिए। उनका क्या कर लिया, समर्थन प्राप्त कर लिया। अब अपनी कूटनीतिज्ञ का जो है परिचय दिए, अपनी कूटनीतिज्ञ का जो है परिचय दिए। अगला जो पॉइंट देखेंगे हम लोग, 1860 से 61 में, 1860 से 61 में काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतों को मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर इसे पुष्ट भी कर दिया। तो कहने का मतलब सिर्फ रोम को छोड़कर 1860 से 1861 में सिर्फ रोम को छोड़कर ये जो है उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतों को मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर इसे पुष्ट भी कर दिया। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अपनी कूटनीतिज्ञ प्रतिभा से काबूल ने इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी। अपने कूटनीतिज्ञ प्रतिभा से काबूल ने इटली की समस्या को जो है पूरे यूरोप की समस्या बना दी। ये इनमें काबिलियत कूटनीतिज्ञ देखते हैं। चलिए अगला जो हम देखते हैं, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान। तो चलिए समझते हैं इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का क्या योगदान था। तो देखिए गैरिबाल्डी जो है एक पेशे से नाविक थे। नाविक आप समझ सकते हैं, यानी कि बड़ा बड़ा जहाज चलाने वाला जो नाविक होता है, ठीक है नहीं, ये पेशे से नाविक थे। इन्होंने जो है इटली के एकीकरण करने के लिए सशस्त्र क्रांति का सहारा लिया। इनका सहारा ले रहा है, सशस्त्र क्रांति का सहारा ले रहे हैं तथा सिसिली और नेपल्स पर जो है विजय भी प्राप्त कर लेते हैं। अब जो है इनका जो है विरोध होने लगता है, काबुल के दौरान क्या होने लगता है, विरोध। तब क्या करते हैं, अपने जीते हुए प्रांतों को बिना किसी शर्त के विक्टर इमैनुअल को सौंप देता है। विक्टर इमैनुअल जो इन्हें दक्षिणी क्षेत्र का जो है शासक बनने का ऑफर देता है, लेकिन इस ऑफर को त्याग देते हैं, त्याग देते हैं और किसान की भांति जो है आम जीवन जीना चाहते हैं। कहने का मतलब ये जो है एक त्यागी भी थे, और इनकी जो है चर्चा भारत के जो संग्राम चला था, स्वतंत्रता संग्राम, उनमें जो है बहुत की गई। और इनकी जीवनी जो है भारत के स्वतंत्रता सेनानी जो है लाला लाजपत राय ने ली थी। भारत के जो
स्वतंत्रता सेनानी राजा लाला लाजपत राय, इनकी जीवनी लिखी है। तो चलिए समझते हैं इटली के एकीकरण गैरिबाल्डी के बारे में। देखिए गैरिबाल्डी जो है पेशे से एक नाविक थी। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। नाविक आप लोग समझिए, नाविक क्या होता है? समुद्री जहाज पे, समुद्री जहाज पे काम करने वाला जो व्यक्ति को नाविक बोला जाता है। समुद्री जहाज पे जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या बोला जाता है? नाविक बोला जाता है। वही बात करें, इन्हें इटली के एकीकरण में तलवार कहा गया। तो इटली के एकीकरण में जो इन्हें तलवार कहा गया। किनको तलवार कहा गया? तो गैरिबाल्डी को। तो गैरिबाल्डी को जो है इटली के एकीकरण में क्या कहा गया? तलवार कहा गया। और गैरिबाल्डी जो थे पेशे से एक नाविक थे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? एक नाविक थे। वही बात करें, इन्होंने लाल कुर्ती नामक नव युवकों का एक संगठन कायम किया। उन्होंने लाल कुर्ती नामक एक नवयुवकों का संगठन कायम किया, स्थापना किया। रेड शर्ट, क्या? रेड शर्ट नामक जो है संगठन बनाया। ये संगठन किसका था? नवयुवकों का था। और इन्हें इसी के बल पे इसकी सहायता से इन्होंने 1860 में, इस नाम 1860 में नेपल्स के राजा को पराजित किया। इसको पराजित कर रहे हैं। तो नेपल्स के राजा को जो है 1860 में जो है गैरिबाल्डी जो है पराजित कर रहा है। कितना में कर रहा है? 1860 में नेपल्स के राजा को जो है गैरिबाल्डी क्या कर रहे हैं? परास्त कर रहे हैं। वही बात करें, इन्होंने इटली के एकीकरण करने के लिए सशस्त्र क्रांति का सहारा लिया। इसका क्रांति का सहारा लिया, सशस्त्र क्रांति। सशस्त्र क्रांति कहने का मतलब यानी कि शस्त्र के बल पे, यानी कि हथियार के बल पे जो है इन्होंने व्यक्तियों के बल पे, हथियार के बल पे जो है क्रांति किया है कि नहीं, और इटली का एकीकरण किया। फिर देखते हैं, तथा सिसिली एवं नेपल्स पर विजय प्राप्त की। सशस्त्र क्रांति का सहारा लिए तथा सिसिली और नेपल्स पर जो है विजय प्राप्त कर लिए। लेकिन इनका जो है विरोध काउंट काबूल के दौरान होता है। लेकिन जो है काउंट काबूल जो है अपने जीते हुए प्रांतों को बिना किसी शर्त के जो है विक्टर इमैनुअल को जो है सौंप देते हैं। विक्टर इमैनुअल के द्वारा जो है ऑफर किया था कि आप जो है शासक बन जाओ दक्षिण क्षेत्र का। लेकिन गैरिबाल्डी जो है एक किसान के भांति जीना चाहते थे, एक आम जिंदगी के साथ जीना चाहते थे। और जो है इन्होंने जो है गैरिबाल्डी जो है अपने सारे जीते हुए इलाकों को विक्टर इमैनुअल को सौंप देते हैं। इसको सौंप देते हैं विक्टर इमैनुअल को। और विक्टर को जो है इटली का राजा घोषित कर देते हैं। इसको इटली का राजा घोषित कर देते हैं। विक्टर को जो है इटली का राजा घोषित कर लेते हैं। देखिए तो भाग्यवश ये होता है, ये जो है पूरा इटली का जो है एकीकरण नहीं देख पाते हैं। और इनकी जो है 1862 में 1862 में जो है ये मृत्यु हो जाती है। 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। गैरिबाल्डी क्या दुर्भाग्यवश जो है ये पूरा इटली का एकीकरण नहीं देख पाते हैं। इनकी जो है जीवनी भारत के जो है लाला लाजपत राय, इन्होंने जो है इनकी जीवनी लिखे हैं। और इनका जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत चर्चा हुआ। इनसे जो है बहुत लोग जो है सीख लिए है कि नहीं। ये था गैरिबाल्डी के बारे में। देखिए गैरिबाल्डी जो है इटली का एकीकरण तो नहीं देख पाए, लेकिन विक्टर इमैनुअल काउंट काबूल जो है अपने बल पे है कि नहीं। तो जो है गैरिबाल्डी का योगदान जो है यहाँ से लिख पाएंगे आप अपने अपने कॉपी में। आप लोग लिखेंगे इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान। गैरिबाल्डी का योगदान जब यहाँ से आप लोग दिख रहा होगा तो अपने अपने कॉपी में ऐड कर पाएंगे। चलिए ऐड करेंगे आप लोग। इटली का एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। अब जो आगे देखते हैं कैसे जो है इटली का एकीकरण लास्ट तक जो है हो गया। देखिए रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल स्वयं किया। तो रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल जो है कर रहे हैं। और 1870 से 71 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच जो है युद्ध छिड़ जाता है। और जो है फ्रांस के बीच जो है युद्ध छिड़ जाता है। और फ्रांस जो है अब पोप का जो है सिलेक्शन करना असंभव हो जाता है। फ्रांस के जो है पोप का सिलेक्शन करना जो है आवश्यक हो जाता है। और पोप क्या करता है, अपने आप को जो है वेटिकन सिटी के राजमहल में जो अपने आप को छिपा लेता है। अब जो है विक्टर इमैनुअल जो है इसका फायदा उठाता है। और फायदा उठाए क्या करता है, रोम की शेष जगह को छोड़ के, पोप की शेष जगह को छोड़ के रोम को अपनी रियासतों में मिला लेता है। और रोम को जो है इटली का जो है राजधानी बना लेता है। रोम को किसका राजधानी बना लेता है? इटली का। और इस प्रकार जो है विक्टर इमैनुअल ने परिस्थिति का लाभ उठाया और 1871 तक इटली का एकीकरण कर दिया है कि नहीं। और इसमें जो है योगदान देखेंगे इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी,
काबूल, गरिबाल्दी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर किमीनुल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण। इस प्रकार हम लोग बात करें तो 1870 तक 71 तक जो है राष्ट्रवादी नेताओं का बात करें तो काउंट काबूल, मेजनी, गरिबाल्दी और जो है एक महान शासक जिनके कारण जो है एकीकरण सफल हुआ, विक्टर किमीनुल, इन सभी के योगदानों से जो है एक सफलतापूर्वक जो है इटली का जो है एकीकरण हो गया। देखिए ये नहीं कि एक दो व्यक्ति उठ खड़े हुए और इटली का जो है एकीकरण कर दिए। इनके लिए जो है कितना व्यक्तियों को जो है बलिदान देना पड़ा होगा, है कि नहीं? कितना व्यक्ति जो है लास्ट तक ले रहे थे, है कि नहीं? जैसे बिजली का बात किए, उनको जो है बार बार ऑस्ट्रिया जो है क्या करता था, कुचल देता था, उनकी विद्रोह को दबा दिया करता था, लेकिन वो हार नहीं माने। इंग्लैंड पलायन करने के बावजूद भी वो अपनी रचनाओं द्वारा इटली को जो है स्वतंत्रता संग्राम को जो है प्रेरित करते रहे, एकीकरण को। वही बात करें हम लोग काउंट काबुल का, तो ये भी जो है बहुत बड़ा योगदान निभा रहे हैं जब से ये प्रधानमंत्री बनते हैं, है कि नहीं? उसके बाद हम लोग बात किए गरिबाल्दी के बारे में, तो गरिबाल्दी जो है सशस्त्र क्रांति करते हैं। कौन सी क्रांति करते हैं? सशस्त्र क्रांति। यानी कि अब क्या उठाना पड़ेगा? शस्त्र उठाना पड़ेगा। क्या उठाना पड़ेगा? शस्त्र उठाना पड़ेगा। और इन्होंने जो है नवयुवक यानी कि रेड शर्ट, लाल कुर्ती नामक जो है संगठन भी कायम किया और जो है इटली का कुछ रियासत भी जीता। समझ रहे हैं आप लोग? और विक्टर इमेनुअल जो है अपना ये योगदान दे रहे हैं। और 1871 तक जो है इन सभी के कारण जो है, इन सभी के द्वारा जो है इटली का एकीकरण हो जा रहा है। इटली का क्या हो रहा है? एकीकरण हो रहा है। तो ये था हम लोग का इटली का एकीकरण, जो कि आज हम लोग इटली का एकीकरण पढ़ लिए। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। किसका एकीकरण पढ़ेंगे? जर्मनी का। किस प्रकार जर्मनी में भी जो है एकीकरण के लिए आंदोलन होते हैं, जैसे हुए हैं, है कि नहीं? तो हम लोग को भी जो है अपने जीवन में जो है संघर्ष करना, क्या करना है? संघर्ष करना है। और अपने हकों के लिए जो है क्या करना है? संघर्ष करना है, प्रतिस्पर्धा करना है, ताकि जो है हमें अपना हक मिले। क्या मिले? अपना हक मिले। और अपना देश के लिए जो है कुछ भी करने के लिए हम लोग भी क्या है? तैयार हैं। जैसे कि अभी जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, जिसमें जो है जितने भी ट्रेनिंग सेंटरों वाले को भी सूचित किया गया है कि आपके अंदर में जो है जो कुशल व्यक्ति हैं, जो 18 वर्ष के हैं, लड़के लड़कियां, वो जो है देश के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो एक जगह इकट्ठे हो जाए, यहाँ पे बुलाया जाए उनको, और वहां पे उनको ट्रेन किया जाएगा, है कि नहीं? आपातकालीन स्थिति में जो है उनको भी मौका दिया जाएगा। और बहुत सारे जो है लड़के लड़कियां जो है स्टूडेंट जो है जो तैयारी करते हैं डिफेंस लाइन में जो है, वहां पे योगदान भी दिए हैं, लेकिन वहां पे गए भी हैं। इस प्रकार जो है उन सभी में क्या है? देशभक्ति का भावना है। हम लोग में भी कोई आपत्ति आती है, अगर आपातकालीन स्थिति आता है, तो हम लोग भी जो है तैयार रहेंगे अपने देश के लिए, पहले अपना जान देंगे, है कि नहीं? देश बचाने के लिए, अपना देश रहने के लिए, ठीक है? कितना लोगों का बलिदान, इसको ऐसे ही नहीं जाने देंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आप लोग से अगली क्लास में। आपको वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखना है।